everyone, welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur. I hope you all are doing well and preparing well for your exam. So I'm back with another interesting topic for you all, and this topic is part of our quick revision series. The series related to 50 most important topics for NTA UGC NET Commerce exam, right? So ये series जो है इसमें मैं आपके साथ 50 most important topics को discuss कर रही हूँ. This series is really gonna help you for your exam preparation, especially for the last minute preparation, right? आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्प करेगी. जो जितने भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से बनते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट एग्जाम में आते हैं, उनको हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं. एंड टुडेज़ वीडियो इज़ द 6th टॉपिक, राइट? एंड द टॉपिक इज़ रेशो एनालिसिस. सो हमारी जो यूनिट 2 है, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें आपका एक टॉपिक आता है रेशो एनालिसिस का, इन विच द टाइप्स ऑफ रेशोज़ आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में आए हैं. सो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, बिकॉज क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत बार आ चुके हैं एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो बस इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे. फाइन. सो बिफोर मूविंग फर्दर, दिस इज़ समथिंग अबाउट मी. Also guys, you can connect with me on Instagram and Facebook, as well as you can join my Telegram channel for daily doses of practice questions, study notes and all the updates regarding UGC NET exam. The link is provided in the description box. So without any further delay, let's get started. So देखो यहाँ पर हमारे जो accounting ratios हैं वो कितने types के होते हैं basically. सो देखो, दीज आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पर. लिक्विडिटी रेशोज़, सॉल्वेंसी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ एंड टर्नओवर रेशोज़. तो यहाँ पर हम इन रेशोज़ को इन रेशोज़ से रिलेटेड जो भी MCQs है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. एंड आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ पार्ट 1. ठीक है, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो आपको उनको सॉल्व करने से भी एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2, राइट? तो यहाँ पर जितने भी रेशोज़ के टाइप्स हैं, इनको हम सिंपली क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते जाएंगे, राइट? सो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज रेशोज़, ये क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी रेशोज़, जो कि किसी फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को असेस करने में हेल्प करते हैं, राइट? किसी फर्म की जब हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करना हो, दैट वेदर दैट पर्टिकुलर बिजनेस और पर्टिकुलर फर्म इज़ एबल टू मीट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और नॉट, उसके लिए वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशोज़. एंड लिक्विडिटी रेशोज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: करंट रेशो, क्विक रेशो एंड सुपर क्विक रेशो. सो इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे. नेक्स्ट वी हैव सॉल्वेंसी रेशोज़. सॉल्वेंसी रेशोज़ को हम लीवरेज रेशोज़ भी कहते हैं, राइट? एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशोज़ भी कहते हैं. सो बेसिकली फर्म की या बिजनेस की, किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए वी कैलकुलेट दीज सॉल्वेंसी रेशोज़ टू असेस दैट वेदर अ पर्टिकुलर बिजनेस इज़ सॉल्वेंट और नॉट, राइट? उसकी सॉल्वेंसी को चेक करना, क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता. तो उसको चेक करने के लिए वी कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशोज़. एंड सॉल्वेंसी रेशोज़ में हमारे काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लाइक डेट इक्विटी रेशो, देन डेट कैपिटल रेशो, लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन रेशो, डेट रेशो, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर्स फंड्स रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो एंड लास्टली वी हैव कैपिटल गियरिंग रेशो. सो बेसिकली हमारी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि डेट मीन्स यहाँ पर आपके डिबेंचर्स भी आ जाते हैं एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाते हैं, राइट? तो हम इन्हीं को यहाँ पर कंसीडर करते हैं. हम एसेट्स को कंसीडर करते हैं फर्म की सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए, राइट? तो हम ये वाला डेटा यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं. तो ये हमें जो भी यहाँ से डेटा है वो हमें कहाँ से मिलता है? बैलेंस शीट से मिलता है. तो हम उनकी हेल्प से सॉल्वेंसी रेशोज़ को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़. सो एज द नेम इज सजेस्टिंग कि किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल को टेस्ट करने के लिए वी कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़. तो यहाँ पर जितने भी रेशोज़ होंगे वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताता है, हाउ मच दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज़ एफिशिएंट एंड हाउ मच इट इज़ प्रॉफिटेबल. ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट जब करना हो, बिकॉज इन्वेस्टर्स को मेनली किस में उनका मेनली किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यही जानने में दैट वेदर अ बिजनेस इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट,
ठीक है, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड दीज रेंज फ्रॉम gross profit ratio, net profit ratio, then operating profit ratio, then operating ratio. These two are specifically important, operating profit ratio and operating ratio. इनमें क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है इन दोनों रेशियोज़ के टाइप्स के ऊपर. नेक्स्ट वी हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ. तो ये जो आपके रिटर्न वाले जो रेशियोज़ होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये सारे क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़. बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई बिजनेस है वो कितनी रिटर्न अर्न कर पा रहा है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे या नेटवर्थ पे या टोटल एसेट्स पे, ठीक है. नेक्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो. तो डिविडेंड भी क्या है, अर्निंग्स का ही पोर्शन होता है विच इज़ गिवन टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. तो डिविडेंड वाले जो भी रेशियोज़ होंगे दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़. तो ऐसे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रेशियो किस टाइप का रेशियो है, मीन्स वो किस कैटेगरी में फॉल करता है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. तो आपको रेशियोज़ को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, सबका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कौन सा रेशियो किस कैटेगरी में फॉल करता है वो पता होना चाहिए, एज वेल एज फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है एंड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सिंपल न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. सो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं. फाइन. लास्टली वी हैव टर्न ओवर रेशियोज़. तो टर्न ओवर रेशियोज़ बेसिकली आपके रिलेटेड होते हैं, स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कि आप इनको कितने टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इन रिलेशन टू सेल्स. जैसे कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है तो आपको देखना है कि आप कितने टाइम में आपका स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है ना, आपका स्टॉक जो है वो कितने टाइम में आपका सेल ऑफ हो जाता है. या फिर डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, कितने टाइम में आपके डेटर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है. क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो में आपको पता लगता है कितने टाइम में आप पेमेंट कर पा रहे हो अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, आपकी कैपेबिलिटी पता चलती है टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज़. तो इसलिए ये रेशियो कैलकुलेट होता है. सिमिलरली एवरेज पेमेंट पीरियड, कितना टाइम लग रहा है आपको पेमेंट करने में, कलेक्ट करने में, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. तो टर्नओवर रेशियोज जो होते हैं दीज आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है. तो ये वाला यहाँ पे डेटा रहता है जिसे यूज़ करके इन रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हम प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स अगेन. एंड सॉल्वेंसी रेशियोज़ में हम डेट एंड टोटल एसेट्स से रिलेटेड हम डेटा यूज़ करते हैं. एंड लिक्विडिटी रेशियोज़ में हम हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करना हमारा मोटिव होता है. फाइन. सो दिस इज़ देन ओवरव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़. सो हम फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो. सो आपको यहाँ पर रेशियोज़ गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा नहीं है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले डिसाइड करो कि इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंड देन रिज्यूम द वीडियो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट योर आंसर दैट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, क्विक रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो. तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सा होता है. प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ अ सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, जिससे हमें कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में पता चलता है एंड कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है, राइट. इस रेशियो को फाइंड आउट करके हम किसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, वी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स. सो ये इसका फॉर्मूला रहता है, राइट. इक्विटी हेयर मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स और यू कैन से द नेट वर्थ. तो आप ये देखते हो कि आपने टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन आपने इक्विटी से फाइनेंस किया है, मीन्स आपने इक्विटी शेयर्स इशू करके टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है. बिकॉज कैपिटल को रेज करने के 2 वेज होते हैं, है ना, इक्विटी शेयर्स इशू करके या फिर डेट यानी कि डिबेंचर्स इशू करके या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स इधर फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो आपने कितना पोर्शन इक्विटी से रेज किया है एंड उसको टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, यही फाइंड आउट करने के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ कैलकुलेटेड. ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन गेट टू नो कि टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन इक्विटी से फाइनेंस हुआ है. बिकॉज अगर डेट से ज़्यादा फाइनेंस हुआ होगा तो इट मीन्स वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है,
ठीक है, मीन्स ज़्यादा डिबेंचर्स इशू किए गए हैं पैसा रेज करने के लिए एंड वो फिर टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किए गए हैं, सो दिस रेशो शुड बी हायर। ठीक है, हायर होगा ये रेशो तो क्या इसका मतलब होगा कि इक्विटी का ज़्यादा यूज़ किया गया है टू इन्वेस्ट इन टोटल एसेट्स। तो अगर हम कंपनी ए और कंपनी बी को आपस में कंपेयर करेंगे एंड जिस भी कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशो ज़्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पर रिस्क है वो कम है, राइट। तो इसका जो आइडियल रेशो होता है दैट इज़ 60 to 75%। ठीक है, मीन्स अगर आप रेशो को मल्टीप्लाई 100 करके कैलकुलेट करते हो यू विल गेट द परसेंटेज वैल्यू। तो 60 to 75% की रेंज में अगर प्रोप्राइटरी रेशो रहता है सो इट इज़ गुड, फाइन। सो प्रोप्राइटरी रेशो क्या है, सॉल्वेंसी रेशो वो है। सेकेंड इज कैपिटल गियरिंग रेशो। नाउ कैपिटल गियरिंग रेशो इज ऑल्सो अ सॉल्वेंसी रेशो और यू कैन से द लीवरेज रेशो और द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशो। सो कैपिटल गियरिंग रेशो में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कितना पोर्शन है एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का कितना पोर्शन है। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल मीन्स जिस कैपिटल के ऊपर कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होती है, वो कौन सी कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज उसके ऊपर हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करते हैं, एंड डिबेंचर्स उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट पे होता है, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पर भी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे होता है। तो ये सारे क्या पार्ट बनते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का। सो कितना पोर्शन आपका फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है और कितना पोर्शन आपका इक्विटी कैपिटल है, यही इस्टेब्लिश करता है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशो, ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कंपनी में डेट का पोर्शन कितना है एंड इक्विटी का पोर्शन कितना है। ठीक है, सो कैपिटल गियरिंग रेशो इज ऑल्सो अ सॉल्वेंसी रेशो, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशो और लीवरेज रेशो। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट हेयर, है ना, हमें बताना है सॉल्वेंसी रेशो इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो भी होता है, कैपिटल गियरिंग भी होता है। नाउ ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ऑपरेटिंग रेशो को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशो अब क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करते हैं तो ये कौन सा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ। इससे हम फाइंड आउट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कंपनी के एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं। अगर कम एक्सपेंसेस होंगे इट मीन्स कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर नेट सेल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हम डिवाइड करते हैं नेट सेल्स के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100, वी गेट ऑपरेटिंग रेशो। तो जितना ज़्यादा ये रेशो कम होगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, द लोअर द ऑपरेटिंग रेशो द बेटर इट इज़, बिकॉज इससे पता चलता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम है। ठीक है, इट मीन्स कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, उसको वो अपने एक्सपेंसेस कम इनकर कर रही है। सो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो ये क्या है, एक सॉल्वेंसी रेशो नहीं है, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्विक रेशो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्विक रेशो क्या होता है, इट इज़ अ लिक्विडिटी रेशो जो बेसिकली हमारे जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करता है, दैट वेदर अ पर्टिकुलर कंपनी इज़ एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और नॉट, है ना। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को यहाँ पर हमें असेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म असेट्स विच आर कॉल्ड करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ विच आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। नाउ करंट एसेट्स वो होते हैं जिनसे कंपनी का कैश कन्वर्ट होता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, जो कंपनी के रियलाइज होते हैं विद इन 1 ईयर वो होते हैं करंट एसेट्स, लाइक कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, बट जब हमें देखना हो कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है वो अगर देखना हो कि एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर वो कंपनी पे कर सकती है नहीं कर सकती, या इमीडिएटली अगर कंपनी को कुछ पेमेंट करनी है तो वो क्या कर सकती है नहीं कर सकती, तो उसकी शॉर्ट नोटिस पे वो कितनी लिक्विड है वो कंपनी, वो चेक करने के लिए वी कैलकुलेट क्विक रेशो। नाउ क्विक रेशो के अंदर हम करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं करते, हम क्विक एसेट्स को कंसीडर करते हैं। क्विक एसेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, करंट एसेट्स में से जब आप स्टॉक को लेस कर दोगे, ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे,
तो वो हो जाता है आपके क्विक एसेट्स। वाई? बिकॉज स्टॉक जो है वो आपका इतना लिक्विड एसेट नहीं है कि कैश में एकदम से कन्वर्ट नहीं होता। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस वो तो आपके ऑलरेडी आप कैश में उनको पेमेंट कर चुके हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो भी आपके कैश में कन्वर्ट नहीं होते। सो करंट एसेट्स में से इन दोनों को लेस करके वी गेट क्विक एसेट्स, एंड उनको जब हम डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, देन वी गेट क्विक रेशो। तो क्विक रेशो इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशो, इसे हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं और लिक्विड रेशो भी कहते हैं। एंड द आइडियल क्विक रेशो इज़ 1:1, मीन्स आपके क्विक एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ के इक्वल हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हो गए इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एंड आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकते हो, वो ये डिनोट करेगा। ठीक है, तो क्विक रेशो शुड नॉट बी लेस देन 1। लास्ट इज डिविडेंड यील्ड रेशो। तो जैसे मैंने बताया डिविडेंड से रिलेटेड जो भी आपके रेशोज़ होंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारा जो मेन इंटेंशन होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना होता है। तो डिविडेंड यील्ड में भी हम डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट्स का ही पोर्शन होता है जो शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो डिविडेंड यील्ड रेशो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का टाइप है, एंड इसे हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड यील्ड रेशो। सो ये भी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो ये सॉल्वेंसी रेशो नहीं है। तो हमारे कौन कौन से रेशो सॉल्वेंसी नहीं है, ऑपरेटिंग रेशो, क्विक रेशो एंड डिविडेंड यील्ड रेशो, दैट इज सी, डी एंड ई। तो सी, डी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नाउ आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट, क्विक रेशो इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशो, करेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड, एसेट टेस्ट रेशो इज़ द रेशो ऑफ क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। नाउ क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो रेशो होता है वो कौन सा रेशो होता है, क्विक रेशो होता है। एंड क्विक रेशो को क्योंकि हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, सो एसिड टेस्ट रेशो इज़ द रेशो ऑफ क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज द आइडियल क्विक रेशो इज़ 1:1, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने अभी बताया। करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स आर वन एंड द सेम, सो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स सेम नहीं होते। करंट एसेट्स में से हम जब स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं वी गेट क्विक एसेट्स, सो बोथ आर नॉट सेम, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज given below are 2 statements, one is assertion and the other is reason. Now this is an assertion reasoning question. तो यहाँ पर आपको 2 statements given है, assertion and then उसका reason। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करना। सो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हूँ। देखो assertion क्या है, the higher the fixed assets to net worth ratio the better it is। Now fixed assets to net worth ratio कौन सा रेशो होता है, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स को डिवाइड करते हैं किसके साथ, नेट वर्थ के साथ, ठीक है। और ये हमारा कौन सा रेशो होता है, दिस इज़ अ लीवरेज रेशो, और यू कैन से द सॉल्वेंसी रेशो और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या होता है इस रेशो को फाइंड आउट करने का, कि कंपनी का जो नेट वर्थ है, मीन्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, कितना पोर्शन आपने उसका यूज़ किया है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पोर्शन फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया है अपने ऑनर्स फंड्स का, शेयर होल्डर्स फंड्स का, इक्विटी का, इट मीन्स आपके पास कम पोर्शन रह गया, कम पैसा रह गया वर्किंग कैपिटल के लिए, राइट। तो ये आपको यही बताता है। तो आपका ये रेशो ज़्यादा अगर होता है इसका मतलब क्या है कि आपने ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी ए का अगर ये ज़्यादा होता है रेशो एंड कंपनी बी का कम है रेशो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ए के अंदर उन्होंने अपने ऑनर्स फंड्स का फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा यूज़ किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू कंपनी बी। इट मीन्स कंपनी ए में वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोपोर्शन जो है वो कम बचा है, मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उनके पास कैपिटल कम है। सो दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। तो फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लोअर द फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशो द बेटर इट इज़। फाइन, सो हमारी असर्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर आपका ये रेशो कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपके ज़्यादा जो पैसा है वो फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक हो जाएगा एंड आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए कम बचेगा, ठीक है। नाउ रीजनिंग,
रीज़न आपको क्या गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ ओन फंड्स इन्वेस्टेड इन द लेस लिक्विड एसेट्स ऑफ अ कंपनी। ये रेशियो आपको बताता है कि आपके ओन फंड्स का प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन आपका इन्वेस्टेड है लेस लिक्विड एसेट्स में। लेस लिक्विड एसेट्स का मतलब वही फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज यही बताता है ये रेशियो कि आपके ऑनर्स फंड्स का कितना प्रोपोर्शन आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। तो असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो इज़। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल आ जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने टॉपिक कर लिया होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने टॉपिक थोड़ा सा भी पढ़ा है तो भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक आपको जो भी ऑप्शंस लगते हैं कि नहीं हो सकते इसके, तो उसको आप एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर सपोज आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता, आपको ये दिख रहा है कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। नाउ फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, ये तो बता ही रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड अभी हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट डेट बाय इक्विटी प्लस डेट, तो यहाँ पर इक्विटी प्लस डेट का मतलब क्या है, आपकी टोटल कैपिटल। तो ये कौन सा रेशियो होता है, ये होता है डेट कैपिटल रेशियो, ठीक है, जिसमें हम कंपनी के डिबेंचर्स या फिर कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों को मिला के जो कंपनी का डेट है वो कंपेयर करते हैं कंपनी की ओवरऑल कैपिटल के साथ, ताकि फाइंड आउट करने के लिए कि कंपनी की ओवरऑल कैपिटल में डेट का कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है, यही फाइंड आउट। और ये क्या है, अगेन लीवरेज रेशियो है। एंड इसमें यही पता चलता है कि कंपनी का रिस्क लेवल कितना है, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिस्क कितना है। इन्वेस्टर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं जो लोन देते हैं कंपनीज़ को, ठीक है, जो लेंडर्स हैं बेसिकली, उनका इंटरेस्ट रहता है इन रेशियोज़ को फाइंड आउट करने में, इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करने में, बिकॉज दे वांट टू नो द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अगर उनको लगता है कि डेट कंपनी में ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो फिर रिलक्टेंट होते हैं फर्दर लोन ग्रांट करने के लिए, राइट। तो लेंडर्स के लिए रेशियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्या था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड्स को जब आप टोटल एसेट्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो, वी गेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ओके सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज़ अ मैचिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ एंड फिर फर्दर आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो देखते हैं लिस्ट 1 में आपको क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। लिस्ट 2 में आपको गिवन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिवरेज रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ रेशियो गिवन है एंड यहाँ पर आपको कैटेगरीज गिवन है, तो आपको बताना है कि कौन सा रेशियो किस कैटेगरी में फॉल करता है। फाइन, सो फर्स्टली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो जैसा कि नेम ही बता रहा है, ये कौन सा रेशियो होता है, हमारा टर्नओवर रेशियो होता है, जिसमें हम बेसिकली रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड नेट सेल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, राइट। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया था, टर्नओवर रेशियोज में हम सेल्स, नेट सेल्स, इन सब का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दीज रेशियोज। नेक्स्ट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जैसे हमने डिस्कस किया, ये कौन सा रेशियो होता है, हमारा लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को असेस करते हैं किसी भी कंपनी की। इसमें हमारे फर्दर रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, क्विक रेशियो होता है एंड वी हैव सुपर क्विक रेशियो। थर्ड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी अपने इंटरेस्ट की टाइमली वो पेमेंट कर सकती है नहीं कर सकती, राइट। जो भी उसके फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, जैसे कि उसके लोन्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट हो गया या फिर डिबेंचर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट हो गया, तो उस पर कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, कंपनी कितने प्रॉफिट्स वो कर रही है या नहीं कर रही अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। तो इसी को चेक करने के लिए वी कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो जितने भी लेंडर्स होते हैं उनका काफ़ी
इसके ऊपर फोकस रहता है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, वो कितनी केपेबल है अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए। ठीक है, तो उनको फर्दर लोन देने से पहले वो इस रेशो को कंसीडर करते हैं। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो जो भी आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस बनेंगे, सपोज आपके डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है 5%, तो 5% के अकॉर्डिंग आपकी जो भी अमाउंट बनेगी इंटरेस्ट की, वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमिनेटर में आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मीन्स आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो आपकी कितनी इनकम हो रही है उसे हम जब डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के साथ, वी गेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपका आइडियल रेशो होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 to 8 टाइम्स, जिसका ये मतलब होगा कि कंपनी जो है वो, कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स है उसके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के, है ना। इट मीन्स कंपनी की इतनी अर्निंग्स हो रही है कि वो अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट की बहुत अच्छे से पेमेंट टाइमली कर सकती है। फाइन, सो दिस इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो अगेन यहाँ पर हम कंपनी की लिक्विडिटी को चेक कर रहे हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को, तो ये हमारा कौन सा रेशो होता है? लीवरेज रेशो। लास्टली वी हैव रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके रिटर्न वाले रेशोज़ हैं, लाइक रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे हमारे किसके टाइप होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के। फाइन, सो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स हम ये फाइंड आउट करने के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स पे कितने रिटर्न कंपनी अर्न कर रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मीन्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस रेशो को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट मैचेस विद बी, सेकेंड मैचेस विद डी, तो यहाँ पे हमारा यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमें, राइट। थर्ड मैचेस विद सी एंड फोर्थ मैचेस विद ए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फाइन, ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज जनरली कंसीडर्ड बेटर देन सेल्स फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर रेशो, एंड स्टेटमेंट 2 इज द हायर द स्टॉक टर्नओवर रेशो द बेटर इट इज़। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है? बेसिकली ये एक टर्नओवर रेशो है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि एक कंपनी का स्टॉक जो है वो कितने टाइम में कितने टाइम में वो कन्वर्ट होता है सेल में, मीन्स कितने टाइम वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइम में आप उसको सेल कर रहे हो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से पता चलता है कि कंपनी कितनी बार कंपनी के अंदर नया स्टॉक आ रहा है। तो जितनी बार नया स्टॉक आ रहा है इसका मतलब क्या है? कंपनी का पुराना स्टॉक बिक रहा है, राइट। तो ये जितना ज़्यादा आपका रेशो होगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। फाइन, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो? इसका फॉर्मूला क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, न्यूमरेटर में आपके इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज स्टॉक का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते हो कि कितनी बार आपका जो स्टॉक है वो नया स्टॉक कंपनी में आ रहा है। ठीक है, सपोज कंपनी ए का स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स एंड कंपनी बी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो है सपोज 5 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी ए के अंदर साल में 8 बार नया स्टॉक आ रहा है एंड कंपनी बी के अंदर साल में सिर्फ 5 बार ही नया स्टॉक कंपनी में अराइव होता है। इट मीन्स कंपनी ए जो है वो बेटर अपने स्टॉक को मैनेज कर रही है एंड उसका जो स्टॉक है वो सेल हो रहा है ना, तभी तो नया स्टॉक आ रहा है बार बार। इट मीन्स कंपनी का जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो ये बता रहा है कि कंपनी के अंदर अच्छी खासी सेल्स हो रही है। फाइन, तो जितना ज़्यादा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है उतना ही बेटर होता है। एंड इसके फॉर्मूला में जो हम यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम सेल्स की बजाय हम इन दोनों को ही यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फाइन, सो स्टेटमेंट 1 क्या कहती थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज जनरली कंसीडर्ड बेटर देन सेल्स फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस इज करेक्ट। द हायर द स्टॉक टर्नओवर रेशियो द बेटर इट इज़, तो अभी हमने देखा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
So correct option is option number 3. Fine. Now next is question number 7. The company's profit before interest and tax is rupees 4 lakh. The company has issued 12% debentures of rupees 2 lakh and 13% loan of rupees 2 lakh. Calculate interest coverage ratio. सिंपली आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला इसका क्या रहता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. तो पेपर में आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फाइन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 4 लाख हमारी अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. कितने हैं वो? देखो डिबेंचर्स आपने इशू किए थे 12% के रेट पे. कितने के? 2 लाख रुपीज़ के. तो यहाँ पे आपका डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 24,000. देन आपने जो लोन रेज किया था 13% के रेट से कितना? 2 लाख रुपीज़ का. तो इसका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 26,000. टोटल मिला के कितना हो गया? 50,000. तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आ रहा है? 8 टाइम्स. तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. फाइन. सो ऐसे एग्जाम में आपको किसी भी रेशो का फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप सभी के फॉर्मूलाज अच्छे से करें. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज, सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन. असर्शन क्या कह रही है? सुपर क्विक रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू द करंट लायबिलिटीज एंड रीजन इज सुपर क्विक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैश रेशियो. नाउ देखो हमने अभी डिस्कस किया था दैट सुपर क्विक रेशियो इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. फाइन. नाउ यहाँ पर हमारे लिक्विडिटी रेशियोज 3 टाइप्स के थे. करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड सुपर क्विक रेशियो. तो करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं, वो एसेट्स जो कंपनी के विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्विक रेशियो में हम क्विक एसेट्स को कंसीडर करते हैं जो कंपनी के और भी ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो कैसे होते हैं? करंट एसेट्स में से हम जब स्टॉक को लेस करते हैं एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, वी गेट क्विक एसेट्स. अब सुपर क्विक रेशियो में हम क्या देखते हैं कि कंपनी के पास कैश की पोजीशन क्या है. मीन्स अगर कंपनी को इमीडिएटली कुछ पेमेंट करनी हो तो कंपनी के पास कैश कितना है. जब हम कैश के ऊपर फोकस करके कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सुपर क्विक रेशियो. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी क्यों? बिकॉज वो हाईली लिक्विड होती हैं, वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं सुपर क्विक रेशियो. फाइन. सो असर्शन क्या थी? सुपर क्विक रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ टू द करंट लायबिलिटीज. सो दिस इज करेक्ट. रीज़न क्या है? सुपर क्विक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैश रेशियो. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सुपर क्विक रेशियो को हम कैश रेशियो भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर हम बेसिकली कैश को ही कंसीडर करते हैं, है ना. एंड सुपर क्विक रेशियो को हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी कहते हैं. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. सो रीज़न भी करेक्ट हो गया हमारा. ना अब ये देखना है कि रीज़न हमारा असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा. अब देखो सुपर क्विक रेशियो को हम कैश रेशियो कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ टू द करंट लायबिलिटीज. सो दिस इज़ करेक्ट. रीज़न इसलिए ही है क्योंकि ये किसमें हम कैश को कंसीडर करते हैं. दैट इज़ वाई सुपर क्विक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैश रेशियो. फाइन. सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन. ओके. नेक्स्ट इज, which of the following ratios establishes the relationship between total assets and shareholders funds. तो आपको बताना है कि टोटल एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश इनमें से कौन सा रेशियो हमें बताता है. फर्स्ट इज़ डेट इक्विटी रेशियो. तो ये तो नहीं होगा बिकॉज इसमें हम डेट और इक्विटी को ही कंसीडर करते हैं, राइट. हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी. डेट में हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट भी लेते हैं, ठीक है. दोनों को ही कंसीडर करते हैं. कभी कभी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को भी लेते हैं बट मोस्टली दोनों को ही लेते हैं. डिवाइडेड बाय इक्विटी मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स और यू कैन से द नेट वर्थ. क्लियर. सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो ये तो नहीं होता. यहाँ पे तो हम अर्निंग्स को कंपेयर करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के साथ, ये भी नहीं होगा. थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो.
तो येस, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी यहाँ पर क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड टोटल एसेट्स में हमें रिलेशन कौन बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज, नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की एफिशिएंसी को बताने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर्स। सो देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो किसका टाइप होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिट्स को लेकर प्रॉफिटेबिलिटी लेवल को चेक करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हम वही चेक करते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इन रिलेशन टू सेल्स, राइट, कि कंपनी अपने सेल्स के कंपैरिजन में कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। नाउ इससे कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, right? So this is very much correct कि net profit ratio is one of the most important measures of the efficiency of a company. This statement is correct. Second is, higher the operating ratio the better it is. Now operating ratio क्या होता है, देखो operating ratio क्या हमने डिस्कस किया था कि ये expenses से related होता है, right? एक्सपेंसेस में कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बताता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। जितना कम होगा इट मीन्स कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं एंड प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो शुड बी लो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गई, बिकॉज ये ऐसे होना चाहिए था, लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इट इज़। फाइन, सो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में रिलेशन होता है। कैसे, आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है उसको अगर आप 100 में से लेस करते हो, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सपोज आपका ऑपरेटिंग रेशियो आया 60%, तो अगर आप उसको 100 में से लेस करते हो, यू विल गेट 40% एंड दिस इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो में अगेन वही हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का किसके साथ रिलेशन है, प्रॉफिट्स के साथ। तो एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे। फाइन, तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम होना चाहिए एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, सो ये दोनों के बीच में रिलेशन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो मेक श्योर आप इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लें यहाँ पर। फाइन, तो हायर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इट इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो शुड बी लोअर। फाइन, ओके, सो हमें तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल ही गई है यहाँ पर, फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड टेक्स इनटू अकाउंट द क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना टाइम लग रहा है एवरेज बेसिस पे डेटर्स की पेमेंट रिसीव होने में, ठीक है, पेमेंट कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर हम किसको कंसीडर करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट इट विद द फॉर्मूला एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। अगर आपको डेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एंड मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर एवरेज डेटर्स को लेते हैं एंड क्रेडिट सेल्स को लेते हैं। क्रेडिट सेल्स बिकॉज यहाँ पर आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपके जो डेटर्स होते हैं वो क्रेडिट सेल्स से ही तो अराइज होते हैं, है ना। कैश सेल्स होगी तो वहाँ तो आपके डेटर्स होंगे ही नहीं, तो हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज एवरेज कलेक्शन पीरियड टेक्स इनटू अकाउंट द क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स। फाइन, सो ये भी करेक्ट हो गई। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट नंबर 2, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फाइन, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आया था क्वेश्चन नंबर 1 जून 2020 में। क्या है ये क्वेश्चन, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1 and equal increase in current assets and current liabilities would result in no change in current ratio, increase in current ratio, decrease in current ratio या फिर current ratio will double। आपको बताना है कि अगर current ratio 2:1 है और current assets और current liabilities में आप equal increase करते हो तो उससे current ratio पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब क्योंकि रेशियो 2:1 है तो हम सपोज कर लेते हैं
सपोज करंट एसेट्स हमारी 20,000 है एंड करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 10,000 है। तो देखो यहाँ पर हमारा रेशो बन रहा है 2:1। फाइन। अब उन्होंने बोला कि आप इक्वल इंक्रीज़ कर रहे हो दोनों में। तो सपोज आप 10,000 इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ करने के बाद करंट एसेट्स आपके क्या बन जाएंगे 30,000 एंड लाइबिलिटीज़ क्या बन जाएंगी 20,000। तो रेशो क्या हो जाएगा आपका 3:2। इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा 1.5:1। अब देखो यहाँ पर रेशो क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज इन करंट रेशो। फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर 2018 में। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉट ट्रू है, इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फाइन। ओके, फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशो। तो उन्होंने बोला कि आपका जो डेट इक्विटी रेशो होता है, अगर आप डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ये वाला रेशो डिक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल, देखो डेट इक्विटी रेशो आपको डिपेंड करता है डेट के ऊपर। अगर डेट आपका ज़्यादा है तो आपका रेशो ज़्यादा हो जाएगा, अगर डेट आपका कम हो जाता है तो रेशो कम हो जाएगा। तो अगर आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर्स में कर देते हो तो इट मीन्स आपके डिबेंचर्स कम हो गई, डेट आपका कम हो गया, तो इससे आपका जो डेट इक्विटी रेशो क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इट इज़ ट्रू। फाइन। नेक्स्ट इज अ हायर ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स हायर प्रॉफिट्स। तो देखो अभी हमने किया था कि ऑपरेटिंग रेशो आपका कम होना चाहिए, है ना। अगर ऑपरेटिंग रेशो आपका ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, एंड अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। फाइन। सो हायर ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स हायर प्रॉफिट्स, रॉन्ग, it indicates lower profits. Fine, this statement is false. Fine. Now next is cost of sales is a better numerator than sales while calculating stock turnover. तो stock turnover ratio जब हम निकालते हैं उसमें हम जो हमारा जो न्यूमरेटर रहता है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम सेल्स को कंसीडर नहीं करते, हम इनको ही कंसीडर करते हैं हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। फाइन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लास्टली, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर शुड बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज़। तो ये कह रही हैं कि आपकी जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं अगर उनकी पेमेंट विद इन अ ईयर आपको करनी है, मीन्स अगर उनका कुछ पोर्शन ऐसा है जिसके आपको अभी 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी है, तो उस पोर्शन को ट्रीट किया जाना चाहिए एज करंट लाइबिलिटीज़। दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज ऐसा होता है जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का पोर्शन है जिसके आपको करंट पेमेंट करनी है, मीन्स साल के अंदर ही पेमेंट करनी है, तो उसको हम करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के नाम से हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो इसे हम करंट लाइबिलिटीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं, बट हम करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर इसको नहीं दिखाते, हम इसको सेपरेटली शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। फाइन। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो आपकी जो नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी थी, स्टेटमेंट नंबर 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फाइन। नाउ थर्ड, अगेन दिस इज़ अ मैचिंग क्वेश्चन एंड ये आया था आपका जून 2020 में। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ एंड फर्दर आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर एंड मुझे आप फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, बिकॉज ये आपका जून 2020 में एग्जाम में आया था। फाइन। सो दिस इज़ अप टू यू एंड कॉमेंट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। फाइन गाइज, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर हम फर्दर MCQs डिस्कस करेंगे, विच विल बी द पार्ट 2. Fine. I hope you like this video. I'll be back in the next video. Till then, keep learning and thank you so much for watching.